ऐसा लगता है कि स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के बुजुर्गों को सचेत कर दिया गया है और वे यहाँ आ रहे हैं। इस समय आकाश में अंधेरा छा चुका था और तारे आकाश में टिमटिमा रहे थे। वे दोनों कुछ और मील चले और अनजाने में एक वीरान इलाके में पहुंच गए। यहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। ये पूरी तरह से जली हुई धरती थी जिसमें सिर्फ टूटे हुए कोने के पत्थर और टूटी हुई टाइलें थी। इसके अलावा और कुछ नहीं था। रात में एक रहस्यमय आभा थी और हवा में हल्की काली धुंध छाई हुई थी। हजारों साल हो गए हैं, नहीं, दसियों हजार साल हो गए हैं। इन खंडहरों में कोई पौधा क्यों नहीं उग पाया है? ये वाकई अजीब है। इसे बंजर भूमि कहा जा सकता है जहाँ पक्षी भी मल मूत्र नहीं करते। पैंगबो ने असंतुष्ट होकर कहा। उसे थोड़ी प्यास लग रही थी और वह अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली फल भी नहीं तोड़ पा रहा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक एक बहुत बड़ा बल उसके शरीर से टकराया। वह लड़खड़ा गया और धड़ाम से अंधेरे में गिर गया। ये फैन अचंभित रह गया और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पैंगबो उछल पड़ा और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने तुरंत महसूस किया कि उसका सिर सुन्न हो गया है और वह जल्दी से पीछे हट गया। उसके ठीक सामने एक ठंडी लाश पड़ी थी। वह सूखी लकड़ी की तरह पुरानी खाल और हड्डियों में लिपटी हुई थी। वह वास्तव में एक सूखी लाश थी। क्या क्या हो रहा है? ये लाश कहाँ से आई? पैंगबो थोड़ा डरा हुआ था। बिना किसी कारण के सूखी लाश से कुचले जाने के बाद कोई भी असहज महसूस करेगा। ये फान भी हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि लाश कैसे आई। वे लगातार इधर उधर देखते रहे। जले हुए खंडहर खाली थे। जमीन पर पड़े मलबे के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि जितना ज्यादा ऐसा होता उतना ही उन्हें बेचैनी महसूस होती। यह एक प्राचीन भूमि थी जिसे अनगिनत सालों से छोड़ दिया गया था। शायद यहाँ वाकई कुछ गंदा था। आसमान में अंधेरा छा गया और तारे धुंधले हो गए। खंडहरों के आसपास का वातावरण एकदम काला हो गया और हवा में हल्की धुंध छा गई। यह इतना उदास क्यों है? ठंड बढ़ती जा रही है। पैंगबो को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है और उसने कहा, ये लाश कहाँ से आई? चलो जल्दी से यहाँ से चले जाएं। ये फान को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ये जगह उनके लिए ज्यादा समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं थी। ये कैसी घटिया जगह है? यह इतनी अजीब क्यों है? पैंगबो फुसफुसाया और उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। टकराना। ठीक इसी समय पैंगबो एक बार फिर जमीन पर गिर गया। वह लुढ़क कर ऊपर आया और उसके पास एक और सूखी लाश पड़ी थी। कौन कौन इतना असावधान है कि लाशों को इधर उधर फेंक रहा है? यह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। उन दोनों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उनके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और वे लगातार इधर उधर देखते रहे। दो मुरझाए लाशें जमीन पर पड़ी थीं। उनके शरीर पर कुछ कपड़े चिपके हुए थे जो हल्के से छूने पर चूर्ण में बदल जाते थे। पता नहीं वे कब से वहां पड़े थे। तुम क्या हो? बाहर आओ। टकराना। एक और लाश प्रकट हुई जिसने पैंगबो को दूर धकेल दिया। लानत है तुझ पर। क्या तुझे लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? पैंगबो डर तो गया, लेकिन उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। ये फैन उसके ठीक बगल में था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी। यह क्या बकवास है? जल्दी करो और बाहर आओ। ये फान चिल्लाया। धमाका। प्राचीन खंडहरों में अचानक एक बड़ा भूकंप आया जिससे ये फैन उड़ गया। पैंगबो भी पस्त और थका हुआ था और दूर लुढ़कता हुआ चला गया। बैंग बैंग बैंग। इस बार न केवल पैंगबो बल्कि ये फैन भी बार बार मारा गया। प्राचीन लाशें एक के बाद एक आसमान से गिरी जिससे वे दोनों दूर जा गिरे। अगर यह कोई साधारण शरीर होता तो शायद अब तक उनकी हड्डियां टूट चुकी होती। लेकिन उन दोनों की शारीरिक बनावट असाधारण थी, इसलिए उन्हें कोई खतरा नहीं था। जमीन पर दर्जनों लाशें दिखाई दी। ये जगह बहुत उदास और ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बर्फ के घर में गिर गए हों। वे दोनों डरे हुए थे और उन्हें नहीं पता था कि यह सब क्यों हो रहा है। वूश। इस समय ये फैन को लगा कि उसकी पीठ के सारे बाल खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज बिजली की गति से आ रही है। उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया और आगे की ओर दौड़ा। फिर उसने जल्दी से अपना शरीर बगल की ओर घुमाया और बिजली की गति से एक तरफ भाग गया। दो फीकी हरी रोशनियां उसके शरीर के पास से गुजरी और दर्जनों मीटर दूर जाकर रुक गईं। वे भूतिया आग की तरह थी जो लगातार धड़क रही थी। उसी समय खंडहर अचानक स्याही की तरह काले हो गए। कोई अपनी उंगलियां भी सामने नहीं देख सकता था। आकाश के तारे डूब गए और अब वे दिखाई नहीं दे रहे थे। भूतिया। पैंगबो ने अवचेतन रूप से अपनी बाजू को छुआ। दुर्भाग्य से वह ग्रेट थंडरक्लैप मंदिर की कांस्य पट्टिका नहीं लाया था। इस समय दो धुंधली हरी रोशनियों के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक काले कोहरे ने पूरे खंडहर को पूरी तरह से ढक लिया था। दो हरी रोशनियां वॉश बेसिन जितनी बड़ी थी। वे दो भूतिया आग की तरह दिख रही थी, लेकिन वे एक जोड़ी बड़ी आंखों की तरह भी दिख रही थी। काले कोहरे में उदास ऊर्जा बहुत घनी थी। यहाँ वास्तव में गंदी चीजें हैं। ये फैन और पैंगबो अचानक घबरा गए। वूश। इस बार दो हरी बत्तियां बहुत तेजी से चली। वे पलक झपकते ही आ गईं और फिर भी वे ये फैन की ओर दौड़ी। पैंगबो मदद करना चाहता था, लेकिन वह 4 या 5 सूखी लाशों से उड़ गया। हरी रोशनी की गति तेज होती जा रही थी। वे पूरी तरह से ये फैन पर टिकी हुई थी और वे अचानक बाईं और दाईं ओर चली गईं। अंत में एक चमकदार रोशनी चमकी और दो हरी रोशनी बिना किसी निशान के गायब हो गईं। वे सभी उसके शरीर में समा गईं। ये फैन। पैंगबो चिल्लाया, लेकिन ये सब रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय ये फैन को लगा कि कड़वाहट का सागर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है, मानो वह जम गया हो। उसने जल्दी से ताओवादी शास्त्र में दर्ज रहस्यमयी विधि का इस्तेमाल किया। एक पल में एक छोटी सी सुनहरी रोशनी खिल उठी। बूम बूम बूम। सुनामी की आवाज आई। ये फैन का कड़वाहट भरा समुद्र सुनहरे सागर में बदल गया। यह उफान पर था और दो हरी रोशनियां आसमान में ऊंची उठ रही थी। धमाका। एक जोरदार झटके के साथ दो हरी रोशनियां डरी हुई लग रही थी। वे ये फैन के कड़वाहट के समुद्र से बाहर निकलकर दूर छिप गईं। उसी समय ये फैन का कड़वाहट का समुद्र तुरंत शांत हो गया। सोयाबीन के आकार की एक सुनहरी रोशनी जादुई चिराग की तरह वहां स्थिर हो गई। वूश।
हरी रोशनी बहुत तेज थी। ये फैन की कड़वाहट के सागर से निकलकर वे सीधे पैंगो के पास पहुंची। पलक झपकते ही वे उसके शरीर में समा गईं। पैंगो को बस इतना ही कहना था कि वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। इससे ये फैन हैरान रह गया और वह जल्दी से वहां पहुंचा। पैंगो, तुम्हें क्या हुआ? हालांकि उसके करीब आने का इंतजार किए बिना पैंगो पलट गया और उठकर बैठ गया। उसकी आंखें गहरे हरे रंग की हो गईं। वह तुरंत खड़ा हो गया और जंगली जानवर की तरह धीमी दहाड़ लगाई। उसने कुछ मिनट तक ये फैन को ठंडे अंदाज में देखा और फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसके शरीर को छोड़ दो, ये फैन ने धीमी आवाज में चिल्लाया। धमाका। इस समय हवा बहुत तेज चल रही थी। पूरा खंडहर रेत और पत्थरों से भर गया था। काला कोहरा छा गया। पैंगो अपने बिखरे बालों के साथ वहीं खड़ा था। फिर वह अचानक आगे बढ़ गया। उसके चारों ओर मौजूद दर्जनों प्राचीन लाशें ऊपर तैरती हुई उसके पीछे खंडहर की गहराई में चली गईं। एक पल में जगह फिर से साफ हो गई। एक बार फिर आसमान में तारे दिखाई दिए। दूर से पैंगो को उड़ते हुए देखा जा सकता था। चारों ओर का काला कोहरा हवा में फैल गया। धूल और रेत लुढ़क गई। वह दर्जनों प्राचीन लाशों के चारों ओर लिपट गया और धीरे धीरे दूर तक गायब हो गया। पैंगो, ये फान चिल्लाया और उसके पीछे भागा। हालांकि पैंगो की वर्तमान गति बहुत तेज थी। यह अपने दिव्य इंद्रधनुष पर सवार बुजुर्गों के बराबर थी। वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही ये फैन की नजरों से ओझल हो गया। पैंगो के शरीर को कब्जे में लेने के बाद ये बताना मुश्किल था कि वह मर चुका है या जिंदा है। इस समय ये फैन बेहद चिंतित था, लेकिन वह बस पकड़ नहीं पा रहा था। उसके सामने कुछ भी नहीं था। ये फैन के पास कोई और विकल्प नहीं था और वह खंडहरों में और आगे बढ़ने लगा। इस समय उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि यह कितना खतरनाक था। देर रात ये फैन को नहीं पता था कि उसने कितने ली की यात्रा की थी। आखिरकार वह खंडहर के सबसे गहरे हिस्से के करीब पहुंच गया। दबी हुई आवाज और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई और बीच बीच में गूंजने लगी। हर बार ऐसा लगता था जैसे दिल की धड़कनें तेज हो गई हों। ये फैन का रंग पीला पड़ गया था और वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अपनी शारीरिक बनावट के बावजूद भी वह मुश्किल से ही आगे बढ़ पा रहा था। अगर वह कोई आम इंसान होता तो उसका दिल पहले ही फट चुका होता। यहाँ धीरे धीरे पेड़ कम होते गए और जीर्ण शीर्ण इमारतों की संख्या बढ़ती गई। आध्यात्मिक ऊर्जा भी सघन होती गई। ये जगह स्पिरिट रूइंग ग्रोटो से भी ज्यादा खजाने जैसी थी। बूम! फिर एक और धीमी सी आवाज सुनाई दी। ये फान एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया और आगे की ओर देखने लगा। तथाकथित खंडहर का सबसे गहरा हिस्सा उसके ठीक सामने था। प्राचीन इमारतें घनी थीं। हालांकि वे पहले ही ढह चुकी थीं और खंडहर में बदल चुकी थीं, लेकिन कोई कल्पना कर सकता था कि अतीत में वे कितनी भव्य थीं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि प्राचीन इमारतों की अंतहीन श्रृंखला वास्तव में एक ज्वालामुखी को घेरे हुए थी। वहां की लपटें आसमान तक पहुंच गईं और वास्तव में क्रेटर में मैग्मा उमड़ रहा था। भले ही यह बाहर नहीं निकला, लेकिन यह पहले से ही बहुत भयावह था, आधे आसमान को लाल कर रहा था। इस ज्वालामुखी के चारों ओर अनगिनत भव्य प्राचीन इमारतें थीं, जो लोगों को एक अजीब सा एहसास कराती थीं। इस समय ये फैन बेहद हैरान था क्योंकि उसने एक अकल्पनीय दृश्य देखा था। बढ़ते मैग्मा के साथ एक शानदार प्राचीन महल गड्ढे में ऊपर नीचे तैर रहा था। बूम! ये दबी हुई आवाज वास्तव में ज्वालामुखी के अंदर से आ रही थी। या अधिक सटीक रूप से कहें तो यह मैग्मा में तैरते हुए प्राचीन महल से आ रही थी। ये समय की आभा के साथ चमक रहा था और अतुलनीय रूप से पारदर्शी था। साथ ही इसके चारों ओर दिव्य रोशनी घूम रही थी। ज्वालामुखी के नीचे प्राचीन इमारतों के बीच एक 5 मीटर लंबा दिव्य पक्षी था। इसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से झिलमिला रहा था और बिजली की किरणें इसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। ये बिजली का पक्षी था जिसने 2 दिन पहले स्केल किंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये यहाँ बिना किसी चोट के दिखाई दिया, इसलिए कोई भी आसानी से स्केल किंग के भाग्य की कल्पना कर सकता है। बिजली पक्षी एक बहुत ही क्रूर पक्षी था। एल्डर वुकिंगफेंग ने कहा था कि अगर वह भी एक पक्षी से मिलता है तो उसे भी एक चक्कर लगाना पड़ेगा। यह इमारत के क्षेत्र पर हावी था और कोई भी अन्य प्राणी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बेशक यहाँ सिर्फ यही नहीं था, दूसरी इमारतों में भी करीब 20 खूंखार पक्षी और जानवर बिखरे हुए थे। वे सभी अजीब प्रजातियां थीं और उनमें से ज्यादातर को पहले कभी नहीं देखा गया था। उदाहरण के लिए वहां एक चांदी के पंखों वाला सेंटीपीड था जो 1 हाथ जितना मोटा और 2 मीटर जितना लंबा था। उसका पूरा शरीर ऐसे चमक रहा था जैसे कि उसे चांदी से ढाला गया हो। वह खंडहरों के बीच चुपचाप बैठा था और कोई भी अन्य प्राणी उसके करीब आधा कदम भी आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वहां एक भयंकर जानवर भी था जिसका शरीर बैल जैसा और सिर शेर जैसा था। उसका पूरा शरीर नीले रंग के शल्कों से ढका हुआ था और वह 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। वह खंडहरों में एक छोटे पहाड़ की तरह खड़ा था और अपना एक अलग क्षेत्र घेरे हुए था। लगभग 20 ऐसे भयानक जीव ये दिखाने के लिए पर्याप्त थे कि खंडहर की गहराई कितनी भयानक थी। इस समय उन्होंने ज्वालामुखी को घेर लिया था और तैरते हुए प्राचीन महल को घबराहट से देख रहे थे। इस समय ये फैन ने आखिरकार पैंगो को ज्वालामुखी के नीचे खंडहरों के बीच खड़ा पाया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। इस समय एल्डर वुकिंगफेंग और कुछ अन्य बूढ़ों ने उसे घेर लिया था। हालांकि उन्होंने हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे फंसा लिया था। आत्मा के खंडहर स्वर्ग से लगभग 20 बूढ़े लोग थे जो कि क्रूर पक्षियों और जानवरों की संख्या के बराबर थे। ये कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों की ताकत समान थी। वह है। अचानक ये फैन को एहसास हुआ कि उसने कुछ लोगों को कमाका था। ज्वालामुखी पर एक प्राणी भी था। ये 2 मीटर लंबा आदमी था। उसकी भुजाएं तराजू से ढकी हुई थी और मैग्मा के प्रतिबिंब के नीचे वे शानदार ढंग से चमक रहे थे। उसके बगल में एक छोटी लड़की भी थी। उसके हाथ नहीं थे और उसके पास सिर्फ एक जोड़ी सुनहरे पंख थे। इसके अलावा उसके लंबे बाल भी सुनहरे धागों की तरह थे जो रोशनी में झिलमिला रहे थे। उनके बराबर में एक विशालकाय सांप बैठा था जिसके सिर पर सींग और पेट पर नुकीले पंजे थे। ये सांप की सीमा से पूरी तरह बाहर निकल चुका था और इसे पहले से ही एक पौराणिक बार ड्रैगन माना जा सकता था। ये फैन का दिल कांप उठा।
उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह एक महान दानव था जो पहले से ही मानव में बदल सकता था। और भी है। ये फैन एक बार फिर चौंक गया। उसने पाया कि ज्वालामुखी के दूसरी तरफ 3 और अस्तित्व थे जो महान राक्षस लग रहे थे। उनमें से एक बहुत लंबा और मजबूत था। वह 3 मीटर लंबा था और भले ही उसका शरीर पूरा इंसान जैसा था, उसके सिर पर 2 बैल के सींग थे। उसी समय ये फैन ने 4 या 5 असली इंसानों को भी देखा। उनमें से एक आत्मा खंडहर स्वर्ग का संप्रदाय गुरु लग रहा था जिसे उसने पहले दूर से देखा था। उसके बगल में 4 सफेद बालों वाले बूढ़े भी थे। वे भी ज्वालामुखी के गड्ढे से ज्यादा दूर नहीं थे। वे अपनी ताकत के हिसाब से पूरी तरह से बंटे हुए थे। ज्वालामुखी के नीचे 10 से ज्यादा क्रूर पक्षी और जानवर थे, साथ ही स्पिरिट रूइन पैराडाइज के बुजुर्गों का एक समूह भी था। ज्वालामुखी के ऊपर उच्च स्तर के अस्तित्व थे। उनका लक्ष्य बिल्कुल एक ही था, वे सभी मैग्मा में प्राचीन महल के लिए आए थे। सभी विशेषज्ञ घबराकर ज्वालामुखी के गड्ढे को देख रहे थे। वहां मैग्मा उबल रहा था और प्राचीन महल दिव्य वैभव से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय की शक्ति घूम रही हो, जो लोगों को आदिम आभा दे रही हो।